भीषण गर्मी जब सताए, घर से बाहर निकलना जैसे कोई सजा बन जाए, तो ऐसे में सबकी निगाहें राहत की फुहारों पर टिक जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। राहत भरी गुड न्यूज़ के साथ स्वदेश खबर के स्पेशल सेगमेंट की आज शुरुआत करेंगे। मॉनसून कमिंग सून। जी हाँ, जब जबरदस्त गर्मी की मार पड़ रही हो लगातार, तो बस मॉनसून की बारिश का रहता है इंतजार। और मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर जो अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में केरल में मॉनसून की एंट्री हो सकती है। यानी गर्मी के राहत के साथ साथ देश की इकोनॉमी के लिए भी ये अच्छी खबर है, क्योंकि अच्छी बारिश का खरीफ फसलों और रबी सीजन दोनों फसलों के उत्पादन पर पड़ता है। साथ ही जल स्तर और मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए भी ये बेहद जरूरी है। यही वजह है कि मजबूत मॉनसून भारत के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं। और इस बार मौसम विभाग ने अच्छे मॉनसून का अनुमान जताया है। मॉनसून 1 जून को केरल में एंट्री मार सकता है। मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल रहने का भी अनुमान है। साथ ही अल नीनो से न्यूट्रल की स्थिति बन रही है। जून से अगस्त के दौरान ला नीना एक्टिव हो सकता है। मौसम विभाग ने इस बार मॉनसून सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है। पूरे सीजन में 106% बारिश का अनुमान लगाया है। मॉनसून के अनुमान और चाल पर चर्चा करने के लिए 2 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ है स्काईमेट के महेश पलावत और फोन पर फिर हमारे साथ जुड़ेंगे आईएमडी के साइंटिस्ट आरके जेनामनी। तो महेश पलावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले सर बताइए कि इस बार आपने मॉनसून का क्या अनुमान लगाया है? देखिए, हमने मानसून का जो नॉर्मल होता है एलपीए उसका 102% लगाया है और मौसम विभाग ने 106% लगाया है। यानी कि अच्छा मानसून रहने की उम्मीद है और 1 जून को मानसून केरल पर दस्तक दे देगा। उसके बाद सैटिस्फैक्टरी इसका प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल। जी। जी सर, तो सर मॉनसून केरल में तो दस्तक दे देगा, लेकिन बाकी राज्यों का हाल क्या रहेगा? अभी तो हीट वेव से ही हालत सबकी खराब चल रही है, तो हीट वेव कब तक रहने वाली है और दूसरे राज्यों में उत्तर पूर्व से दक्षिण तक मॉनसून कैसा रहेगा? देखिए, अभी जो हीट वेव है, आपने जैसे देखा कि पलौदी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अब पूरा राजस्थान उबल रहा है। वैसे ही दिल्ली में भी अब टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं। पहले ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, ईस्टर्ली विंड थी, अब पश्चिमी हवा चल गई है, जिससे हीट वेव आ गई है। 45-40 डिग्री यहाँ पर भी रहेगा। और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में 1 या 2 तारीख के आसपास हल्की बारिश या आंधी वगैरह आएगी, जिससे कि थोड़ा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को कुछ राहत मिलेगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में, यानी कि जो कोस्टल एरियाज है महाराष्ट्र के, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, अलीबाग, मुंबई, थाने, दहानू, इन इलाकों में बादल छाने लगे हैं और एक हल्की ट्रफ बनी है। तो अगले कुछ दिनों में हल्की-फुल्की बौछारें यहाँ रहेंगी और गर्मी से इस इलाके में राहत मिल जाएगी। और जब मानसून 1 तारीख को केरल पर पहुंचेगा, उसके बाद सैटिस्फैक्टरी उसका प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट में साथ ही साथ पहुंच जाएगा, क्योंकि ये जो साइक्लोन आया है उससे बहुत हैवी रेन हो रही है और लगातार बारिश होती रहेगी। तो साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जून के पहले सप्ताह में ज्यादातर इलाके, यानी कि जो कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कई इलाके और उत्तर पूर्वी राज्यों में मानसून जून के पहले सप्ताह में ही दस्तक दे देगा। जी। तो सर बताइए, सामान्य से ज्यादा बारिश की कितनी संभावना है और वहीं सामान्य मॉनसून की संभावना, अत्यधिक बारिश की क्या संभावना है? ये जो मानसून है वो अपर साइड ऑफ नॉर्मल रह सकता है, यानी कि जैसे हमने 102% बताया, प्लस माइनस 4% होता है। तो अच्छा मानसून है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर क्या होता है कि जो एवरेज रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा अगर मानसून आता है, लेकिन पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि वहां पर बारिश अच्छी हो रही है, लेकिन एवरेज बहुत ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा डेफिशिएंट दिखाई देता है। तो जो साउथ इंडिया है वहां पर बहुत अच्छा मानसून रहेगा। और आपका जो सेंट्रल इंडिया है, खास करके जो मध्य प्रदेश है, विदर्भ, मराठवाड़ा, ईस्ट राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाके, यहाँ पर भी मानसून अच्छा रहेगा। और उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में नॉर्मल रहने की उम्मीद है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही है। और वैसे ही
जो आपका उड़ीसा का कुछ इलाका है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पर भी सामान्य से थोड़ा-सा कम रह सकता है। जी। जी, जी। इसके साथ ही सर बताइए कि इस बार अल नीनो और ला नीना की क्या स्थिति बनने वाली है? देखिए, अभी अल नीनो चल रहा था, ये सुपर अल नीनो कह सकते हैं कि पिछले साल जो अल नीनो का जो इंटेंसिटी थी, सबसे ज़्यादा थी। 2 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर चला गया था। उसके बाद अब न्यूट्रल कंडीशन आ रही है और धीरे-धीरे जैसे ही मानसून शुरू होगा, उसके यानी जून के सेकंड हाफ में न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी, उसके बाद धीरे-धीरे ला नीना बनना शुरू हो जाएगा। ला नीना जब बनता है, तो साउथ ईस्ट एशिया का मानसून आम तौर पर अच्छा होता है। तो एक तो ला नीना बनेगा और इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये 2 जो दोनों पैरामीटर है, उसके कारण मानसून हमें लग रहा है कि जो सेकंड हाफ है काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन जुलाई के महीने से ही मानसून में काफ़ी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। जून हो सकता है कि नॉर्मल रहे, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर में मानसून सामान्य से ज़्यादा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जी। जी, जी। इसके साथ ही सर बताइए कि हमारे जो फ्लड प्रोन एरियाज़ है जहाँ हमेशा फ्लड का रिस्क बना रहता है, तो इस बार क्या स्थिति बनेगी? क्या फ्लैश फ्लड आएगा या फिर बादल फटने या इस तरह की कोई स्थिति का अनुमान है? देखिए, अभी से कहना मुश्किल है, ये 4-5 दिन पहले या 2-3 दिन पहले आइडिया हो जाता है कि किस इलाके में ज़्यादा बारिश होगी। तो अब देखा गया है कि जो लो प्रेशर एरिया या वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी तेलंगाना होते हुए विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में जाते हैं। तो इस बार भी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और राजस्थान और गुजरात के इलाके फ्लैश फ्लड देखेंगे। मुंबई में भी 2-3 बार जुलाई और अगस्त में हेवी टू वेरी हेवी रेन हो सकती है। तो ये जो इलाके हैं अब पिछले कुछ सालों से ये फ्लड प्रोन हो गए हैं, तो यहाँ पर इस तरह का वेदर होने की संभावना दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर बादल फटने की संभावना हर साल बनती है, तो इस बार भी क्योंकि जब भी जो कोई बड़ा वेदर सिस्टम आता है, जो अगर लो प्रेशर एरिया बन गया, साथ-साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, तो उसका असर देखने को मिलता है। तो जब भी इस तरह का कोई इंक्रीमेंट वेदर होने लगेगा, उससे 2-3 दिन पहले हम अलर्ट दे देंगे। जी। जी, जी। ये आपने ओवरऑल हमने बात कर ली, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम बात करें बिहार, झारखंड जहाँ लास्ट ईयर ड्रॉट जैसी स्थिति देखने को मिली थी, तो इस बार इन राज्यों का हाल कैसा रहेगा? देखिए, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इस बार भी सामान्य से कुछ कम बारिश रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जैसे मैंने बताया कि पिछले कुछ सालों से क्लाइमेट चेंज की वजह से या कह सकते हैं कि जो मानसून के पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनते थे, पहले वो उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते थे। तो ये आपका जो उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली एनसीआर तक आते थे। लेकिन अब ये पश्चिमी दिशा में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये सेंट्रल इंडिया ज़्यादा बारिश देख रहा है और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आम तौर पर बारिश थोड़ी-सी कम देखने को मिलती है। जी। जी, जी। तो ये बात हो गई है नॉर्थ इंडिया की, लेकिन अगर आप साउथ की बात करें तो लास्ट ईयर वहाँ भी एस्टिमेट से बारिश थोड़ी कम ही देखने को मिली थी। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन सब का क्या हाल होने वाला है? इस साल मॉनसून साउथ में कैसा रहेगा? साल ऐसा लग रहा है कि साउथ में मानसून सामान्य से अधिक रह सकता है, वेदर सिस्टम ज़्यादा बनने की संभावना दिखाई देगी। मॉडल तो यही दिखा रहे हैं कि आपका केरल काफ़ी अच्छी बारिश देखेगा, तमिलनाडु के इंटीरियर पार्ट्स हो गए, तेलंगाना है और कर्नाटक के कई इलाके काफ़ी अच्छी बारिश देखेंगे। तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ में कभी-कभी बारिश कम होती है क्योंकि रेन शैडो एरिया है। नॉर्थ ईस्ट मानसून में तमिलनाडु ज़्यादा बारिश देखता है, लेकिन इस बार भी सामान्य बारिश देखेगा। तो कुल मिलाकर के जो साउथ पेनिनसुला है उसका फोरकास्ट यही दिखाई दे रहा है, या तो नॉर्मल या अबव नॉर्मल रेन हो सकती है। जी। जी, तो उत्तर भारत में जिस तरह से हीट वेव चल रही है और किसी को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है और अभी तक मॉनसून का भी सच कोई एस्टिमेट नहीं है, तो आप एक कोई एस्टिमेट डेट बता सकते हैं जहां दिल्ली, बिहार, यूपी और राजस्थान को ले तो हम वहां बारिश का क्या अनुमान है? कब तक मॉनसून की वहां पहली बारिश होगी? देखिए, मानसून दिल्ली में तो जून के एंड में ही पहुँचता है, तो वह उसका तो अभी से अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, ये 10 से 15 जून के बीच में ये हो सकता है कि बिहार और झारखंड के और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में मानसून पहुँच जाए, क्योंकि जो इनिशियल प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ और साउथ पेनिनसुला में। तो इन इलाकों में मानसून समय पर पहुँचने की उम्मीद है। लेकिन उसके आगे डिपेंड करता है कि किस तरह के वेदर सिस्टम बनते हैं, क्या होता है। तो अभी से इतना आगे का फोरकास्ट तो मुश्किल है, पर हाँ, कि पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में समय पर मानसून पहुंचने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। जी।
जी, जी। तो जिस तरह से बे ऑफ बंगाल में अभी तूफ़ान चक्रवाती तूफ़ान रेमल एक्टिव है, तो उससे मॉनसून की चाल पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है या आगे जाकर और भी ऐसे तूफ़ान हमको देखने को मिलेंगे? इसका क्या एस्टिमेट आपका क्या अनुमान है? देखिए, अभी तो ये जो रेमल है ऑलरेडी लैंडफॉल कर लिया इसने रात को और ये कमज़ोर पड़ गया है, धीरे-धीरे और कमज़ोर पड़ जाएगा, इसका असर खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन हाँ, जब भी इस तरह का कोई मानसून आने से पहले कोई वेदर सिस्टम बनता है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस पैदा करता है, विंड फ्लो में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। लेकिन 2-4 दिन में जब मानसून पहुँचेगा केरल में, तो फिर ये विंड फ्लो नॉर्मलाइज़ हो जाएगा और मानसून अपनी चाल पकड़ लेगा। और यूजुअली क्या होता है कि मानसून के महीने में तूफान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं आते और चांसेस भी काफी कम होते हैं। अगला जो सीजन होता है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होता है। उस समय फिर से तूफान आने की संभावना बन जाती है। जी। जी, जी। तो अब बात किसानों की कर लेते हैं। तो इस बार इस मॉनसून सीज़न में और इस बारिश में उनको क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मॉनसून का और कौन-सी ऐसी फसलें होगी जिन पर इम्पैक्ट आ सकता है और कौन-सी फसल होगी जो कि अच्छी होने की संभावना है? देखिए, अभी जो इस बार का एस्टिमेट दिखाई दे रहा है कि जून में साउथ इंडिया में और ईस्ट इंडिया और हो सकता है कि सेंट्रल इंडिया में भी समय पर मानसून पहुँचे, तो ज़्यादा डिले नहीं होगा। जो अभी खरीफ की फसल की जो बुवाई होती है, वो समय पे हो जाएगी। धान वगैरह की जो है, वो समय पे हो सकती है। लेट सोइंग की संभावना दिखाई नहीं दे रही है और कौन-सी फसल है, ये कहना मुश्किल है कि मुझे इसके बारे में कम जानकारी है। बारिश और वगैरह के बारे में अच्छी तरह बता सकता हूँ। तो यही है कि जो सेंट्रल इंडिया है अच्छी बारिश देखेगा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नॉर्मल मानसून रहेगा, साउथ पेनिनसुला में नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो सकता है कि नॉर्मल या नॉर्मल से कम रहेगा। तो जैसे-जैसे मानसून आगे बढ़ेगा, हम आगे का फोरकास्ट मौसम विभाग और स्काईमेट फोरकास्ट देते रहेंगे। अगले 15 दिन और 20 दिन का काफ़ी एक्यूरेट फोरकास्ट होता है, उस पे नज़र बनाए रखें और इस जो भी फोरकास्ट आता है, उसके हिसाब से आप अपनी फसल का चयन करें और पानी लगाना है, पेस्टिसाइड छिड़कना है, वो सब उस पर डिपेंड करता है कि अगले 15-20 दिन तक किस तरह का वेदर रहने वाला है। जी। महेश जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे इसी के साथ आपने काफ़ी अपडेट दिया हमें इस छोटे से टाइम में और फ़िलहाल वक़्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मार्केट की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बाजार में हुए एक्शन की बात करते हैं। नया शिखर बनाने के बाद निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर दबाव रहा। हालांकि निफ्टी बैंक में 300 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। बाजार में आज हुए एक्शन की बड़ी बातें बता रहे हैं मेरे सहयोगी अंश भिलवाड़। बाजार में अच्छी खरीदारी दिखी। शुरुआत में सेंसेक्स ने 76,000 का मार्क छुआ है पहली बार, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ, तीसरी बार 23,100 को पहली बार छूता हुआ नजर आया। लेकिन हम देख रहे हैं चार्ट में कि कुछ 150 अंक से भी ज़्यादा का करेक्शन आया और ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव क्लोज होता हुआ नजर आया। अगर इसके चार्ट में देखें तो हाईज कंटिन्यूसली बनाता आया है पिछले 11 सेशन से। तो ये जो हायर हाई बनाने की जो स्ट्रगल है, उस चक्कर में काफ़ी यहाँ पे एग्जॉस्टेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से ज़्यादा ऊपर की तरफ होल्ड नहीं कर पा रहा है क्लोजिंग के पास। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेनली इसके ड्रैगर्स में हमें रिलायंस इंडस्ट्री और HDFC बैंक नजर आते हैं। दूसरे बॉर्डर इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है और ये 7वीं बार है जब मिड कैप ने लगातार रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। स्मॉल कैप की बात की जाए तो अभी रिकॉर्ड हाई से थोड़ा सा दूर है, लेकिन फिर भी हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। अगर दूसरे सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी PSU बैंक आज का टॉप सेक्टर गेनर था, जो कि 1% की ज़्यादा की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। इसके टॉप गेनर्स में हमें इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक नजर आते हैं। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो निफ्टी बैंक ने 3 हफ्ते के ऊपर के लेवल को छुआ, लेकिन जैसे जैसे क्लोजिंग पास आई वैसे ही हमें इसमें थोड़ी सी बिकवाली नजर आई। मेनली ये जो बिकवाली है वो HDFC बैंक की वजह से आई है।
दरअसल अगर HDFC बैंक के चार्ट को देखा जाए तो HDFC बैंक में कुछ 1540 का लेवल है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिस वजह से HDFC बैंक में सेलिंग है और उस वजह से ही निफ्टी बैंक में भी सेलिंग नजर आई। तो HDFC बैंक को ये 1540 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज देना बहुत ज़रूरी है निफ्टी बैंक में भी एक पॉजिटिविटी लाने के लिए। सेक्टर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी एनर्जी टॉप सेक्टर लूजर के तौर पर नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो 9 सेशन से लगातार इसमें खरीदारी हो रही थी और अब जाके ये लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया है। इसका चार्ट भी देखा जाए तो इंडेक्स ने एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करती है नीचे की तरफ, तो इससे ये इंडेक्स में काफ़ी नेगेटिव बायस नज़र आता है। दूसरी इंडिसेस की बात करें तो FMCG भी हमें लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया और ये दूसरा सेशन है जब इसमें लगातार बिकवाली नजर आई। इसके टॉप लूजर्स में हमें बलरामपुर चीनी और यूनाइटेड ब्रेवरीज नजर आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो सेशन अच्छा था, थोड़ा सा मिले जुले थे, रिकॉर्ड हाई का स्तर छुए हैं इंडाइसिस ने, लेकिन फिर ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होते हुए नजर आए, जिसके चलते हमें यहाँ पे न्यूट्रल का बायस नजर आता है। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं कि आज के दिन किन शहरों ने दिया एक्शन भरा पंच। 5 का पंच बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद दुबे। जी शरद, बताएं आज कौन से वो शहर है जहां एक्शन दिखाई दिया? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे हम दिन के 5 अहम स्टॉक्स या थीम्स को लाते हैं जहां पे वॉल्यूम और एक्शन देखने मिलता है। सबसे पहला स्टॉक है पेटीएम। यहाँ पे कंपनी ने जो है विड्रॉ कर ली है अपनी एप्लीकेशन IRDA से जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में जाने के लिए, और इम्पोर्टेंटली कंपनी फोकस करेगी अपनी इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। एक्सक्लूसिवली हमारे सिस्टर चैनल ET नाउ में उनके जो प्रमोटर हैं विजय शेखर शर्मा, उन्होंने कहा कि कंपनी जो है अपनी कोर डिजिटल बिजनेस के एक्सपेंशन पे ही फोकस करेगी और अगले 1 से लेकर 2 साल में जो है कंपनी के अच्छे फाइनेंशियल नंबर्स भी पोस्ट होंगे। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा आयरेडा। यहाँ पे बोर्ड ने जो है मैप लगाया है महारत्ना कंपनी बनने के लिए, एक रोड मैप बनाया 2030 तक के लिए। यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एनुअल डिस्बर्समेंट से लगभग 4 टाइम्स बढ़ जाए, और वही अगर लोन ऑन बुक की बात करें तो वहाँ पे भी 4 गुना का जंप देखने मिलेगा। एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट ने भी बात कहा और उन्होंने कहा कि जो महारत्ना स्टेटस है उसके कारण जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है कंपनी के वो सस्ती हो जाएगी, तो उसके कारण जो है स्टॉक में आज एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी। डिविस लैब्स भी हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा। वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी के इंडेक्स में चौथे तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं, और इम्पॉर्टेंटली जो EBITDA मार्जिन है पिछले 5 क्वार्टर में पहली बार 30% मार्जिन के ऊपर गया है, और इसके अलावा कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में भी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है और प्रोडक्ट मिक्स के कारण मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आया है। हमारा चौथा स्टॉक विप्रो रहेगा। यहाँ पे जो है ऑफकोर्स आज सेलिंग देखने मिली है और कंपनी जो है सेंसेक्स से बाहर हो जाएगा। अब ये जून 24 से होने वाला है, और नोवामा के रिपोर्ट के हिसाब से $160 मिलियन का आउटफ्लो भी देखने मिल सकता है। अब विप्रो की जगह जो कंपनी आने वाली है वो है अदानी पोर्ट्स। हालांकि आज जो सेलिंग देखने मिली वो विप्रो में देखने मिला है। हमारा जो 5वां स्टॉक है, हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर गरम है का स्टॉक है, वो है फिनोलेक्स केबल्स। स्टॉक में ज़ोरदार बाइंग देखने मिली और डीलर्स बता रहे थे कि HNI बाइंग अक्रॉस काउंटर्स देखने मिली है। और हमने जो है अलग डीलर से भी बात की जो केबल एंड वायर के एक्सपोर्टर्स हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरर एक्सपेक्ट करें कि बड़ी बड़ी ऑर्डर्स देखने मिल सकते हैं, स्पेशली बड़े कॉन्ग्लोमरेट हाउसेस से। इसकी बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स भी सजेस्ट करें कि रिलायंस की जो आर्म है वो प्रोवाइड करने वाली है टेलीको इंफ्रो सॉल्यूशंस आपके घाना में। और इंटरेस्टिंगली फिनोलेक्स केबल्स का 13% रेवेन्यू टेलको कम्युनिकेशन केबल से आता है। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रही है केबल स्टॉक्स में भी, जहाँ पे आज बास्केट बाइंग अक्रॉस सेगमेंट्स देखने मिला था। तो ये 5 अहम स्टॉक या थीम है जो 5 के पंच में थे और ये आपके रडार में होने चाहिए। तो यहाँ पे आज दिन के ट्रेड में एक्शन देखने मिला है और वॉल्यूम्स में भी मूवमेंट आई है। बढ़ते हैं आगे। ET नाउ स्वदेश ने चुनाव और बाजार को लेकर CIO पोल करवाया है। इस पोल में चुनाव के मद्देनजर क्या एसेट लोकेशन रणनीति हो, कैसी पोजीशनिंग हो जिससे उतार चढ़ाव के बीच आपको मजबूत रिटर्न मिल सके, इस पर हमने दिग्गज एक्सपर्ट की राय ली। पोल में क्या निकल कर आया है जानते हैं अनीशा से। जी हाँ, ET नाउ नेटवर्क ने ऑलमोस्ट 30 मार्केट पार्टिसिपेंट्स से क्वेश्चंस पूछे हैं अपने ET नाउ CIO पोल में, ये जानने के लिए कि इलेक्शन से पहले क्या मार्केट सेटअप होना चाहिए, क्या बेस्ट टैक्टिकल ट्रेड है, वॉलेटिलिटी से कैसे बचे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिटर्न्स कैसे मैक्सिमाइज करें। एंड ये हमारे की क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे ET नाउ CIO पोल के। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने पूछा था उनसे वो ये था, क्या मार्केट का टॉप बन चुका है। 90% पार्टिसिपेंट्स बिलीव कि 23,000 सिर्फ एक चेक पॉइंट है, आगे काफ़ी रनवे है ग्रोथ के लिए। सो 23,000 इज़ नॉट द टॉप फॉर द मार्केट एज पर इंस्टीट्यूशनल मनी।
नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो हमने उनसे पूछी थी वो ये थी कि क्या मार्केट वर्डिक्ट से पहले पैसा डालना चाहिए या फिर अभी मुनाफा बुकिंग करनी चाहिए या फिर इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद पैसे डालने चाहिए मार्केट में। वहाँ पे जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है वो ये है कि इलेक्शन से पहले ही पैसे डाल देने चाहिए, बट यदि आपने वो अभी तक नहीं किया है तो 37% पार्टिसिपेंट्स बिलीव कि शायद वर्डिक्ट के बाद भी वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। गवर्नमेंट का फोकस क्या रहेगा इलेक्शन के बाद? वहाँ पे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ 81% बिलीव्स कि कंटिन्यूटी इन इकोनॉमिक पॉलिसीज विल बी द फोकस पॉइंट। किन सेक्टर्स में पैसा डालना चाहिए? जी, सबसे इंपॉर्टेंट ओवरवेट निकल के आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इंडस्ट्रियल्स और PSU सेक्टर्स। सो 63% पार्टिसिपेंट्स बिलीव यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवरवेट होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली कोई ज़्यादा बड़े बायर्स निकल के नहीं आ रहे हैं FMCG एंड ऑटो के लिए, तो वो एक इंटरेस्टिंग टेक अवे है। क्या बिगेस्ट मॉनिटरेबल रहेगा मार्केट के लिए? मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिलीव जो फंडामेंटल्स है, अर्निंग्स, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहेगा। FI फ्लो, रेट साइकिल, पॉलिटिक्स, ये सब आता जाता रहेगा, बट अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल है। एसेट क्लास की बात करें तो इक्विटीज ही सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास होगा। डिस्पाइट दी बिग परफॉर्मेंस दैट वी हैव सीन फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिलीव कि जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो इक्विटीज़ में ही बनने वाला है। बट इक्विटीज़ में भी कहाँ पैसा डालना चाहिए उस पर थोड़ा डिबेट है, बिकॉज मिड कैप एंड लार्ज कैप इवनली स्प्लिट है at 44%, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिलीव दोनों में पैसा डालने का अपॉर्चुनिटी है, बट स्मॉल कैप और SME से अवे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। यही पोल का आउटकम निकल कर आ रहा है। जो कैश लेवल है वो कम ही है अभी तक फंड हाउसेस का, जस्ट बिटवीन 3 to 4%। सो ऐसा नहीं है कि फंड्स काफ़ी ज़्यादा कैश पे बैठे हैं या प्रॉफिट बुक किया है। लास्टली हमने थोड़ा लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी पूछा था कि नेक्स्ट 5 साल के लिए क्या देख रहे हैं वो मार्केट परफॉर्मेंस इंडिया का। क्या जो 10 to 15% हिस्टोरिक एवरेज रहा है उतना ही रहने वाला है या 15% से ज़्यादा भी हो सकता है? वहाँ मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिलीव करते हैं कि ऑन एन एवरेज बेसिस 10 to 15% काइंड ऑफ रिटर्न ही रहेगा, बट कुछ 15-20% लोग हैं जो 15% से ज़्यादा भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नतीजे निकल कर आए हैं कि मार्केट का टॉप नहीं बना है एंड PSUs एंड इंडस्ट्रियल्स आर द की ओवरवेट। फार्मा शेयर आज फॉर्म में दिखे, क्या है वजह, बता रही है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। यहाँ ढेर सारे फार्मा काउंटर्स में एक्शन है। सबसे पहले डिवीज़ लैब की बात करें तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। 5 क्वार्टर्स के बाद हमने देखा कि कंपनी के जो मार्जिन है वो 30% से ज़्यादा आए। ना ही सिर्फ ये, कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रही है वित्तीय वर्ष 2025 में, और साथ ही उनका कहना है कि जो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स का ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टोरेंट फार्मा की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे अच्छे रहे। वित्तीय वर्ष 2025 में उनकी उम्मीद है कि मार्जिन जो है वो 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स और सुधरते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कंपनी US में प्लान कर रही है, प्राइस हाइक आते हुए दिख सकते हैं। इन सभी के चलते इनके मार्जिन्स को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो नतीजे अच्छे रहे, पर वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 19% EBITDA मार्जिन का टारगेट कंपनी ने तय किया है। उसमें कंपनी का ये भी कहना है कि जो उनके कुछ की प्रोडक्ट्स हैं उसमें उन्होंने मार्केट शेयर भी गेन किया है, तो ये भी इन्वेस्टर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी तरीके से लिया गया। और आखिरी में अगर बात करें औरोबिंदो फार्मा की, तो जहाँ पे 3 काउंटर्स तेजी दिखा रहे हैं, औरोबिंदो फार्मा पे प्रेशर है। हालांकि नतीजे इतने खराब नहीं थे, मार्जिन उम्मीद से अच्छे रहे, पर कंपनी का ये कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025 जो है 2024 के कंपैरिजन में म्यूटेड ग्रोथ रह सकता है। कोई बड़े लॉन्चेस यहाँ पे प्लान नहीं है। साथ ही इनकी एक की फैसिलिटी है यूगिया 3 फैसिलिटी, उसको US FDA से आज ही OAI मिला है। उसके चलते 20 से ज़्यादा फाइलिंग्स जो है इम्पैक्ट हो सकती हैं इस OAI स्टेटस के चलते। हालांकि कंपनी आने वाली जो फाइलिंग्स हैं US में, अहम जो फाइलिंग्स हैं उसको वाइजैक प्लांट पे शिफ्ट करती हुई ज़रूर नज़र आएगी, बट एक टेम्प्रेरी ब्लिप जो है इस OAI स्टेटस के चलते ज़रूर हो सकता है। और शायद इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा जोश हिलते हुए नज़र आया है और स्टॉक में आज गिरावट है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।